हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मनोज राणा, आप हैं एमआर लाइव क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं बेटा जी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज नहीं होगी। हाँ, वन शॉट वीडियो है, लेकिन ये वन शॉट वीडियो नहीं है, इनफैक्ट ये वन शॉट क्लास है बच्चे। ये जो है ना, इसको प्रॉपरली लेना, क्योंकि ये पूरी डिटेल में होने वाली है। हाँ, तुमने अगर कुछ देखा हुआ है तो वो वाले पार्ट्स को स्किप कर देना। भाई मैं स्लो चलूंगा, सीधी सी कहानी है। मेरे को ये मान के चलना है कि आप ये पहली बार कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये चीजें कर चुके हो ना, तो आप स्किप कर दो वो वाला पार्ट। आप वहां पर जो 2x स्पीड होती है उसके अंदर प्ले कर लो उस वाले पार्ट को। ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी डिटेल दूंगा। इन केस आपको फिर भी लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ रह गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। उसके लिए मैं लाइव क्लास जो होगी वो दे दूंगा, या फिर कोई एक दूसरा वीडियो जो है उसके अंदर ये वाली चीज़ अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी। तो अब जो हमारे पास फंक्शंस हैं यहाँ से शुरू करते हैं, मतलब बिल्कुल शुरुआत। अगर मान लो ये वाला चैप्टर आज आपने पहली बार खोला है ना, तो वहां से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले तो हमारे को ये समझना जरूरी होता है बेटा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब क्या है। हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जानते हैं, 11th के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि हाँ साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो कैसे होते हैं, वो कैसे ग्राफ बनाते हैं अपने। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। कुछ बच्चे हो सकता है आप में ऐसे हों जो किसी कारण से वहाँ पर 11th में ये चीज़ स्टडी ना कर पाए हों, या उन्हें लगा हो कि हाँ ग्राफ्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते। वो वाली बात अलग है, लेकिन मैं ये मान के चलूंगा कि हाँ आपने ये 11th वाला पार्ट जो है वो कवर किया हुआ है। तो ये जो 11th वाला पार्ट था बेटा जी, उसके अंदर हमारे पास जो ग्राफ्स थे, ये ग्राफ्स अब कुछ ऐसे ग्राफ्स के अंदर कैसे टर्न हो रहे हैं, अब ये रट्टा तो हम मार नहीं सकते। तो रट्टा नहीं मार सकते। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये है बेटा जी कि पहले आपके पास फर्स्ट चैप्टर जो होता था, जो आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस है, उसके अंदर एक टॉपिक हुआ करता था इनवर्स। अब ये इनवर्स फंक्शंस जो हैं ये खत्म हो चुके हैं। तो ये वाली चीज जो है तो थोड़ी सी अनजस्टिफाइड, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हाँ किस तरह से इसको समझ सकें। देखो, बेसिक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं अगर हम उसके हिसाब से चलते हैं, तो हमारे पास इस तरह के पेयर जो हैं ये तो आपने देखे हुए हैं। मान लो हमारे पास जो है वो ऐसा सा कोई एक पेयर है, और ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे वहाँ पर, सिर्फ इतना सा समझेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इसमें जो डोमेन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। डोमेन एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास हो जाएगा 2 और 9। जो भी फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो डोमेन एलिमेंट है। दूसरे जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे रेंज एलिमेंट होते हैं। तो रेंज एलिमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 3 और 11। अब अगर मान लो हम कोई एक फंक्शन ऐसा लेते हैं बेटा जी जिसके अंदर रेंज डोमेन बन जाए, डोमेन रेंज बन जाए, तो उसे हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। मतलब अगर मान लो मैं जो भी हमारे पास ये सेट हमारे को रिलेशन जो बता रहा है, इस सेट को मैं उल्टा लिख दूं, मतलब 3 2 और यहाँ पर 11 9, तो ये मेरे पास इनवर्स हो जाएगा जो भी मेरे पास गिवन सेट है उसका। तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो, अगर मान लो हम इनवर्स फंक्शन की बात करें तो ये है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अभी भी ये इतना क्लियर नहीं होता। तो ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज को कैसे क्लियर करें, तो समझते हैं बेटा जी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स हमारे को क्या देता है। अगर हम y इज इक्वल टू साइन एक्स लेंगे, तो यहां पर x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। x कोई सा भी एक रियल नंबर जो है वो हम यहां पर ले सकते हैं। अगर मान लो हम y की बात करते हैं, तो y क्या है, y वैल्यू है साइन x की। और हम जानते हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 11th मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि 11th में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि जो भी फैक्ट्स दिए हुए थे वो आपको पता होंगे। तो y हम जानते हैं, मतलब साइन x का हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू -1 से लेकर 1 तक जाती है। -1 हो सकती है, 1 हो सकती है, लेकिन -1 से कम नहीं होती, 1 से ज्यादा नहीं होती। तो हमारे पास x और y की ये जो वैल्यूज हैं इनके हिसाब से अगर हम फंक्शन में चलें, तो x में आप जो भी पुट करोगे वो आपका क्या है, वो आपका डोमेन है। और जो भी आपको मिलेगा वो क्या होता है, वो आपकी रेंज होती है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि रियल नंबर्स जो हम डोमेन दे रहे हैं उसमें हमारे पास जो रेंज है वो किस तरह से आ रही है। ठीक है। अब ये जो रियल नंबर हम देते हैं, ये रियल नंबर किस तरह से काम करते हैं, वो यहां पर हमारे लिए एंगल की तरह काम कर रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एंगल दे रहे हो और आपको एक वैल्यू मिल रही है। आपने वहां पर साइन 30 लिखा, अगर मान लो, सबसे इजी एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं तो यही है, तो हमारे को 1/2 मिल गया। इतना इजी था ये हमारे पास कि कोई भी एंगल हम लेते थे और उसका हमारे पास एक नंबर आ जाता था। और ये 10th में भी है, प्राइम वैल्यू चार्ट जो है ये तो आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है। अब
उल्टा क्या होने वाला है, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप क्या करने वाले हैं, यहां पर अब आपके पास अगर मान लो हम इसका एक इन्वर्स फंक्शन बनाए, तो इसका तो नहीं बना रहे अलग से, जैसे यहां पर लिया हुआ है इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम इसका इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका इन्वर्स फंक्शन बनेगा बेटा जी x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। लेकिन आप जानते हैं एक्स और वाई वेरिएबल है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं या हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड है, सीधी सी कहानी है। हम हमेशा क्या करते हैं, y को वैल्यू की तरह लेते हैं, ये हमारा fx होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं। आप यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लोगे तब भी कहानी वहीं की वहीं रहेगी। अब यहाँ पर आप x के अंदर क्या पुट करोगे, अब इन्वर्टिबिलिटी जो होती है, जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं ना, उनके अंदर एक सबसे बड़ी चीज जो हमारे को ध्यान रखनी होती है वो क्या होती है कि सबसे पहली बात वो वहां पर फंक्शन की तरह काम तो करे। अब ये क्या मतलब हुआ, अगर हम ऊपर यहां पर ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को देखेंगे ना बच्चे, तो यहां पर बहुत सारे एंगल्स के लिए हमारे को सेम वैल्यू मिलेगी। मान लो मैं एक लाइन बनाता हूं, यहां पर थोड़ी सी थिक लाइन बना देता हूं ताकि आराम से आप क्लियरली देख सकें। ये मैंने एक थिक सी लाइन बना दी। अब ये जो थिक लाइन है, अगर मान लो ये जहां जहां पर हमारा जो ग्राफ है उसको इंटरसेक्ट कर रही है उसको देखें, मान लो ये वाला एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, फिर यहाँ पर एक पॉइंट, फिर ये एक पॉइंट और फिर ये एक पॉइंट, ठीक है। मान लो मैंने ये 5 पॉइंट लिए हैं, तो इनकी हमारे पास एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन और वाई एक्सिस पे अगर हम प्रोजेक्शन देखते हैं ना, तो एक्स एक्सिस की प्रोजेक्शन हमारे को यहाँ पर एंगल दे रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल आ रहा है, फिर हमारे पास एक दूसरा एंगल यहाँ आ रहा है, एक एंगल यहाँ आ रहा है, फिर एक एंगल हमारे को यहाँ मिल जाएगा, एक एंगल हमारे को यहाँ मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर हम देखें तो बहुत सारे एंगल्स हमारे को सेम वैल्यू देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी बेटा जी आपको जब फंक्शन डिफाइन करना होता है, तो फंक्शन में एक कंडीशन होती है कि किसी भी एक डोमेन वैल्यू के लिए एक से ज्यादा रेंज वैल्यू यानी उसकी इमेजेस नहीं आनी चाहिए। तो जब हम इसका इन्वर्स बनाएंगे, अब मान लो जैसे हम उल्टा कर रहे हैं, अब जैसे हमारे पास जो डायरेक्ट फंक्शंस थे उसमें हमने क्या किया था, हमने एक एंगल लिया था, उसकी एक वैल्यू आ गई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वैल्यू देंगे और वैल्यू से हमारे को क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। तो अब अगर इसी चीज को आप ऊपर समझोगे, तो अगर मैं ये एक यहां पर वैल्यू की बात करता हूं, जो भी मर्जी वैल्यू हो, वो हो सकता है 0.75 हो सकता है 0.8 हो, तो 0.8 के लिए आप मुझे आंसर क्या दोगे। अब आप कहोगे कि हाँ ये वाला एंगल भी हो सकता है, ये वाला एंगल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे को ये चीज पता है बेटा जी, फंक्शंस की बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हाँ ये हो सकता है, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर फंक्शंस की बात कर रहे हैं ना, तो फंक्शंस के अंदर एक डोमेन एलिमेंट आपको एक से ज्यादा इमेजेस नहीं दे सकता। अब क्योंकि एक से ज्यादा इमेजेस नहीं आ सकती, तो आप एक से ज्यादा आंसर नहीं दोगे। तो आप एक से ज्यादा आंसर नहीं दोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम कौन सा आंसर दें, ये हमारा सही आंसर है, ये हमारा सही आंसर है, ये है या ये है। तो इन कंफ्यूजन से बचने के लिए हमारे को वहां पर एक प्रिंसिपल वैल्यू चार्ट जो है वो दिया हुआ होता है। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू चार्ट होता है, मान लो हम सिर्फ साइन एक्स में, ये क्लियर कर देता हूं, सिर्फ साइन एक्स की बात करते हैं ना, तो सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का ये जो कर्व है, ये हमारे को वहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो देता है। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम याद कैसे करें उसकी बात है। सिर्फ मैंने एक आपको ये एग्जांपल दिया है साइन एक्स का, और ज़्यादा एक बात बताऊँ आपको, इन डेप्थ जो है वो अगर मान लो IIT जी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो फिर सीधी सी बात है, फिर तो डेप्थ का कोई मतलब ही नहीं होता। फिर तो आपको कॉन्सेप्ट जहाँ से शुरू हुआ था और जहाँ तक है ना, सब कुछ आना चाहिए। आप साइन एक्स के बारे में भी समझो, फिर आप वहाँ पर उसका जो ऑपोजिट मतलब उसका इन्वर्स, इन्वर्स बोलना तो गलत हो जाएगा, रेसिप्रोकल साइन का कॉसेक है उसको समझो, कॉस को समझो, फिर सेक को समझो, सारे के सारे फंक्शन जो है वो आप समझते समझते आगे बढ़ो। लेकिन अगर मान लो हम कहें कि हम जो है एक ब्रॉड सेंस चाहते हैं, ब्रॉड सेंस मतलब हम चाहते हैं कि सारे के सारे फंक्शन इकट्ठे फटाफट हमारे को समझ में आ जाए, तो क्या करें। तो ऐसे में हमारे को जो है वो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो हमारे को बहुत छोटे में समझाती है कि हमें वहां पर कौन कौन सी ब्रांचेस जो है कंसिडर करनी है। इसको समझने के लिए मैंने देखो एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहो तो वो वाला बहुत ज़्यादा डिटेल में है, मतलब एक सिंगल यही चीज़ समझाने के लिए मैंने काफ़ी टाइम लिया है। लेकिन अगर मान लो आप सीधा सीधा समझना चाहते हैं ना, तो मैं आपको ये फटाफट वाला हिसाब किताब एक समझा रहा हूँ,
जो डेप्थ भी देगा आपको, और फटाफट आपको ये भी समझा देगा कि आपको जब कभी भी कोई एंगल मिलेगा तो आपको जाना कहाँ है। आपको कोई अगर वैल्यू देगा तो आपको एंगल कौन से क्वाड्रेंट में देना है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आप स्टडी कर चुके हो, ये 9 से शुरू हो जाता है। क्वाड्रेंट के नंबर जो हैं ये तो हमारे 9th में शुरू हो जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरह से काम करती है, ये आपको 11th के अंदर जो है वो पता चल जाता है। अब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको क्या मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं वो एक वैल्यू देगा। मतलब आपको वो कहेगा कि साइन इनवर्स हाफ, इसको निकालो। इसको निकालोगे तो क्या दोगे, सीधी सी बात है आप एक एंगल दोगे ना, क्योंकि ये अब उल्टा हो गया है। जैसे कि हमने डिस्कस पहले किया है, पहले आप एक एंगल लेते थे, एंगल का साइन या उसका कॉस निकालते थे तो एक वैल्यू आती थी। अब आपने वैल्यू दे दी है तो इसमें आपके पास क्या आएगा, आपके पास एक एंगल आएगा। अगर मान लो हमारे को किसी ने बोला कि कॉस इनवर्स -√3/2 ये है, इसकी जो भी हमारे पास एक वैल्यू है जो कि अपने आप में एक एंगल होने वाली है, वो निकालो। तो यहां पर भी हमारे पास एक एंगल ही आने वाला है। अब ये एंगल हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के दें, सेकंड के दें, थर्ड के दें, फोर्थ के दें, ये हमारे को नहीं पता। ये चीज हमारे को अगर याद करनी है तो कितना मुश्किल है, बिल्कुल आसान है बच्चे, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव वैल्यू दी है ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से इधर उधर होने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अब जैसे ये पर्टिकुलर केस है, तो इस केस में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको 0 से लेकर 90 तक का एंगल ढूंढ के देना है, दैट्स इट। ठीक है, ये एक रट्टाफिकेशन भी हो गई आपकी, और साथ में आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस जो हैं वो याद करने के लिए सबसे इजी वे भी हो गया। ठीक है, पॉजिटिव अगर कोई भी आपको यहां पर वैल्यू देगा तो आपने आंसर देना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर आपने ध्यान क्या रखना है, आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको वहां पर किसी ने साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स या फिर टैन इनवर्स, इनके कभी भी नेगेटिव वैल्यूज दिए और आपको एंगल निकालने को बोला तो आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बहुत सारे एंगल होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, अगर हम देखें तो 3π/2 प्लस ये हमारे पास एंगल होते हैं, 2π माइनस ये वाले एंगल होते हैं। लेकिन ये वाले एंगल आपने देने नहीं है, आपने देना है हमेशा -θ एंगल। ठीक है, ये सिंपल कन्वेंशन की तरह याद रखोगे आप। कन्वेंशन मतलब जो भी मैथमेटिकल कम्युनिटी जो है फॉलो करती है। अगर आप कोई आंसर दोगे तो वो मेरे आंसर से अलग नहीं होना चाहिए, मैं जो आंसर दूंगा वो किसी और मैथमेटिशियन से अलग नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे जो भी मैथमेटिक्स यहाँ पर स्टूडेंट हों, टीचर हों या बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हों, वो सारे आंसर सेम कब होंगे, जब हम कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। कन्वेंशन क्या है, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स, इसके नेगेटिव अगर मान लो वैल्यूज दिए गए हों हमारे को, तो हमने जो एंगल है वो -θ में देना है। ठीक है जी, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखना ये चीज। इसके अलावा क्या बचा है आपके पास, इसके अलावा आपके पास है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। ये तीन जो हमारे पास हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसकी अगर नेगेटिव वैल्यूज आपसे पूछी जाए तो आपका एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट एंगल होना चाहिए। और सेकंड क्वाड्रेंट एंगल भी दो होते हैं, कौन कौन से, एक होता है π/2 प्लस, एक होता है पाई माइनस। हमेशा पाई माइनस जो है वो प्रेफर करो, पाई माइनस। और ये हमारी कन्वेंशन है कि हमेशा हमने वहां पर क्या करना है, जो भी एंगल देना है वो पाई माइनस समथिंग जो भी होगा उसके हिसाब से देना है। एग्जाम्पल्स तो वैसे अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें हमारे को बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो कोई टेंशन वाली चीज है नहीं हमारे लिए। मेन यहाँ पर जो दो हमने लिए थे एटलीस्ट वो तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये हमने जो निकालने हैं इसको निकालते हैं। साइन इनवर्स 1/2 ये हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर मान लो एंगल देना है तो साइन 1/2 कौन से एंगल पे होता है, हमें पता है कि ये 30 डिग्री पे होता है। तो अगर 30 डिग्री होता है तो 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, π/6 लिख देंगे। भाई हमने थोड़ी सी तो वहां पर स्टाइल मारनी है ना, एग्जामिनर को ये भी तो दिखाना है कि हम 12th में आ गए हैं। तो π/6 में हम आंसर देंगे। ठीक है जी, हमेशा आंसर जो है ना वो आप रेडियन में दोगे तो हमेशा अच्छा रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखो। ये मतलब कई बच्चे ये भी एक तरह से डिस्कशन कह लो, बहस कह लो, वो करते हैं कि डिग्री में भी तो बात वही है, हम डिग्री में दे देते हैं। बेटा जी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रेडियन और डिग्री है ना उनमें अपने आप में बहुत फर्क होता है। जो रेडियन है वो प्रैक्टिकल है,
डिग्री जो होती है ना वो बाकी चीज़ों के साथ में रिलेट नहीं कर पाती। अब रेडियन जो है, रेडियन हमारे लिए, वैसे तो इसकी अगर डिटेल की बात करो तो 11th के अंदर मैंने अच्छी तरह से ये चीज़ समझाई है। अगर आपने 11th वाली लाइव स्ट्रीम देखनी है तो वो आप देख सकते हो, और नहीं तो बहुत छोटे में समझ जाओ बेटा जी कि हमारी जो नॉर्मल डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, उसके साथ में रेडियंस जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, लेकिन डिग्री जो है वो रिलेटेड नहीं होती। तो इसीलिए रेडियन में आंसर जो है वो आपको कहा जाता है कि जब भी आप 11th-12th में आ गए हैं तो अब आप रेडियन की तरफ टर्न लो। ठीक है, तो बस प्रवचन बहुत हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास साइन इनवर्स हो गया। अब हम कॉस इनवर्स की बात करते हैं बेटा जी। नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल है तो अब हमारे पास कॉस इनवर्स का नेगेटिव एंगल हमने सीखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट एंगल में देना है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट एंगल मतलब पाई माइनस करके देना है। डन। जब मैं यहाँ पर पाई माइनस लिख लूंगा ना तो अपने दिमाग से ये जो नेगेटिव साइन है ना ये हटा दूंगा। अब बेसिकली मैं क्या देखूंगा कि कॉस इनवर्स √3/2 मुझे कहाँ मिलता है। तो कॉस इनवर्स √3/2, कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है? 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे होती है तो फिर दोबारा से हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ π/6 आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर 5π/6। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ π/6 दे रही थी और इधर ये 5π/6 दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिव हमारे पास साइन है इसको हमें वहाँ पर एक तरह से कंसिडर करते हुए चलना है। ठीक है, और बस मेरे ख्याल से इतना इंट्रोडक्शन जो है वो आपकी जो आगे एक्सरसाइज आने वाली है 2.1 उसके लिए काफ़ी है। आपको ये थॉरोली समझ में आ जाएगा कि कब हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, अगर आपने ये वाला चार्ट अपने दिमाग में रखा तो बेटा। ठीक है, चार्ट कोई सा भी आप अपने दिमाग में रख सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ क्वाड्रेंट वाला बनाकर दिया है ये, या फिर आप ये रखना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी रहेगी। ठीक है जी, तो स्लेट जो है स्लेट को कर देते हैं क्लीन और बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट उसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले कुछ चीज़ें जो है वो हमेशा याद रखो बेटा जी। साइन इनवर्स एक्स जो है इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ साइन एक्स इनवर्स, क्योंकि साइन एक्स की पावर -1 जो है ये तो कॉसेक हो जाएगी, लेकिन साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉसेक नहीं होता, ये ध्यान रखोगे बेटा। साइन एक्स इनवर्स आपको ये चीज समझाई हुई है कि किस तरह से कॉसेक बनता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है, उस फर्क को मान के चलोगे। साइन इनवर्स एक्स वैसे मैं डिटेल में बता चुका हूं, डोमेन और रेंज का फर्क होता है बेटा। ठीक है, 1/, नहीं होता। whenever no branch of an inverse trigonometric function is mentioned we mean the principal value branch। जो हमने अभी डिस्कस की है ना वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही थी, जो मैंने आपको बताया कि आपको वहां पर कौन से वहां पर क्वाड्रेंट्स में जाना है, वो वहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही है। थोड़ा सा उसमें फर्क क्या होता है वो भी अभी डिस्कस करके मैं आपको बता देता हूं। अभी के लिए जो थर्ड पॉइंट है, पहले थर्ड पॉइंट भी समझ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस which lies in the range of principal branch is called the principal value of the inverse trigonometric functions। मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में समझाया था ना कि अगर मान लो हमारे पास ये साइन का ग्राफ दिया हुआ है और मैं आपको कोई भी एक वैल्यू दूंगा तो उस वैल्यू की कॉरस्पॉन्डिंगली आप मुझे बहुत सारे एंगल दे सकते हो। वो एंगल यहाँ पर भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपने कौन सा एंगल देना है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से मुझे एंगल देना है, और वो जो भी आप एंगल दोगे ना वो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है जी, अब जो मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ चीजें जो हैं वो इस ब्रांच में और क्वाड्रेंट के अंदर अलग हैं, वो क्या है? हमेशा ध्यान रखो बच्चे कि हम इनवर्स फंक्शन तभी निकाल सकते हैं जब वो डिफाइंड हो। अगर वो डिफाइंड ही नहीं है तो हम वो चीज नहीं निकाल पाएंगे। हमने ये चीज डिस्कस की है कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स ये सिमिलर बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन एक चीज जो आपने वहां पर अभी नोटिस नहीं की होगी क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया है, वो ये कि जो हमारे पास साइन इनवर्स है बेटा जी ये हमारे पास -π/2 से π/2, मतलब जो भी मैंने आपको फोर्थ क्वाड्रेंट बताया और जो भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बताया उसके अंदर है। लेकिन कॉसेक के अंदर ये क्या लिखा हुआ है? या फिर टैन इनवर्स देखेंगे तो ये ओपन क्यों है? यहां पर तो ये क्लोज ब्रैकेट है, यहां पर ये ओपन क्यों है इंटरवल? वो इसलिए है बच्चे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालोगे तो तभी जब वो डिफाइंड होंगे। अगर मान लो हम कॉसेक की बात करते हैं तो कॉसेक 0
ये अगर मान लो हम निकालते हैं तो कितना होता है, ये तो इन्फिनिटी होता है, ये तो डिफाइंड ही नहीं होता। तो अगर वो डिफाइंड ही नहीं है तो वो पर्टिकुलर जो है हमारे पास वैल्यू, उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते, तो जीरो उसमें से हटा दो। क्लियर? यहां पर भी जो हमारे पास tan है इसमें भी यही कहानी है बच्चे। अगर मान लो हम π/2 की वैल्यू की बात करते हैं या π/2 माइनस की, मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव कहीं की भी बात करते हैं, तो वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी कुल मिला के डिफाइंड नहीं होती वो वाली वैल्यूज। तो वो नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर मान लो तुमसे कोई बोलेगा कि यहाँ पर tan π/2, जब तुम इसको डिफाइन ही नहीं कर पाओगे तो ऐसे में इन्वर्स का कोई मतलब बनता ही नहीं है। अगर मान लो tan -π/2 कोई बोलेगा तो इसको हम क्योंकि डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनेगा। और इसीलिए ये जो हमारे पास अलग अलग दी हुई है ना नोटेशंस, वो थोड़ी सी एक दूसरे से अलग सिर्फ इसीलिए। ठीक है, कॉस में भी सेम यही चीज है भाई। कॉस इनवर्स है, आपको समझ में आ रहा है वो सीधा सीधा कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो पूरा काम कर रहा है, लेकिन सेक के अंदर यहां पर π/2 हटा दिया, क्यों? क्योंकि सेक π/2 अगर हम देखते हैं तो वो डिफाइन नहीं होता। कॉट के अंदर ना तो जीरो डिफाइन होती है ना पाई डिफाइंड होती है, तो इसलिए वो हटा दिए। तो जो मैंने आपको क्वाड्रेंट बताए हैं ना वो सफिशियंट हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग क्या चाहिए, वो सिर्फ ये चाहिए कि हमारे पास जहां जहां पर फंक्शन, स्टेट फंक्शन, इनवर्स की बात नहीं कर रहा, स्टेट फंक्शन जहां जहां पर डिफाइन नहीं होते वहां वहां पर उनका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। ठीक है जी। बाकी आपने जैसे मर्जी याद करना है, आपकी मर्जी है, आपने सीधा सीधा ये डोमेन और रेंज का चार्ट याद करना है या फिर जैसे मैंने आपको क्वाड्रेंट समझाए हैं वो करने हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चे, जो भी हमारे सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर सॉल्यूशंस वो ही आएंगे, वैसे ही आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास एक्सरसाइज शुरू हो रही है इसको करते हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि इसके बाद कुछ भी जरूरत पड़ेगी आपको, अपने आप सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ -1/2। हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू दी हुई है और हमने इसका एंगल निकाल कर देना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोचते हैं साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स। कहाँ बताया था मैंने आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा एंगल लेना है आपने? नेगेटिव थीटा। तो आपने सबसे पहले ये जो नेगेटिव साइन होता है ना, इसको यहां से हटाना होता है। इसको आप कैसे हटा सकते हो? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स वाले केस में आप सीधा सीधा माइनस का साइन लोगे पहले, उसके बाद जो भी आपके पास वैल्यू है उसको पॉजिटिव ले लोगे ऐसे। और अब इसके बाद आपने क्या सोचना होता है कि आपके पास ये माइनस साइन जैसा है मैं वैसे ही लिख रहा हूं। अब आपने सोचना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कहां होती है। तो साइन की वैल्यू 1/2 कहां होती है? π/6 पे। तो हमारे पास यहां पर हमने दे देना है π/6, तो -π/6 हमारा आंसर हो गया। सेकंड, यहां पर हमारे को दिया हुआ है cos इनवर्स √3/2, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, टेंशन लेनी ही नहीं है, सिंपल सोचना है कि cos √3/2 कहां होता है, वो π/6 पे होता है, तो हमारा आंसर π/6। थर्ड क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स 2, फिर से वही बात, पॉजिटिव है तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा इतना सोचो कि कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है, फिर से आंसर आपका π/6। तो जहां पॉजिटिव है ना वो तो आपके लिए निकालना बहुत आसान है, जो नेगेटिव है उसमें आपके लिए थोड़ा सा अलग हो रहा है। भाई जो हमने टेंथ में किए थे, टेंथ के अंदर पॉजिटिव वालों में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू चार्ट रटा हुआ होता है वो हमारे को 0 से लेकर 90 तक के तो सारे एंगल सीधा सीधा बता ही देता है ना। तो यही चीज है हमारे पास सारे पॉजिटिव्स के लिए, यहाँ पर ये निकालना है, ये निकालना है, ये है हमारे पास, या ये है, इनमें तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकियों में टेंशन नहीं है, थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में सोचना है बस। अब जैसे फोर्थ है, फोर्थ के अंदर हमारे को दिया हुआ है tan इनवर्स -√3। तो सबसे पहले आपने इस माइनस का सोचना है कि आपके पास tan इनवर्स नेगेटिव है, तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, मतलब माइनस थीटा में एंगल देना है, तो माइनस आपने पहले ही ले लेना है। और फिर आपने सोचना है कि tan इनवर्स √3 आपको कहां मिलेगा, कुल मिला के tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो वो होती है π/3 पे। तो आपका आंसर जो है ये आपके पास π/3 आ गया। अगर मान लो हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये है हमारे पास cos इनवर्स -1/2। यहां पर माइनस है तो क्वाड्रेंट का सोचो,
क्वाड्रेंट, कॉस इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई माइनस। तो हमने ये जो माइनस साइन है इसका तो यहाँ पर इलाज निकाल लिया है। बाकी हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है कॉस इनवर्स 1/2। अब आपने सोचना है कि कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है। तो कॉस की वैल्यू 1/2 होती है पाई/3 पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पाई माइनस पाई/3। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2π/3 जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसी के साथ में हमारे ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये खत्म होते हैं जी। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा जी tan इनवर्स -1। फिर से वही बात, माइनस साइन है तो माइनस साइन आपको कहाँ मिलेगा, 4th क्वाड्रेंट में। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, tan इनवर्स कहाँ मिलते हैं, 4th क्वाड्रेंट में। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स कहाँ मिलते हैं आपको, नेगेटिव 2nd क्वाड्रेंट में। तो अभी के लिए 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव थीटा हमने देना है tan इनवर्स, और जो वैल्यू है वो अब यहाँ पर 1 हमने सोचनी है बस। अब 1 जो है वो कहाँ होती है, पाई/4 पे। तो हमारा आंसर माइनस पाई/4 हो गया, दैट्स इट। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है हमारा सेक इनवर्स 2/√3। अब 2/√3 है, पॉजिटिव है, तो फिर से हमारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिंपल सोचो, सेक की वैल्यू 2/√3 कब होती है, और आंसर आ जाएगा आपके पास पाई/6। 8th क्वेश्चन, कॉट इनवर्स √3, फिर से पॉजिटिव वैल्यू है, टेंशन फिर नहीं लेनी हमने। सिंपल सोचना है कि कॉट की वैल्यू √3 कब होती है। आंसर फिर से आपके पास आ गया पाई/6। उसके बाद आपके पास है कॉस इनवर्स -1/√2। नेगेटिव साइन आ गया है तो सोचना पड़ेगा, नेगेटिव साइन कॉस इनवर्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हमने पाई माइनस करके एंगल लेना है। तो पाई माइनस कौन सा एंगल, एंगल हमें पता चलेगा जब हम वहां पर कॉस इनवर्स 1/√2 के बारे में सोचेंगे। मतलब कॉस 1/√2 कब होता है, कॉस 1/√2 होता है पाई/4 पे। अगर पाई में से पाई/4 आप माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 3π/4। और इसी के साथ 9th क्वेश्चन खत्म। 10th क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कॉसेक इनवर्स -√2। अब माइनस है तो आपको सोचना पड़ेगा कॉसेक इनवर्स का नेगेटिव कहाँ मिलेगा आपको, 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल है वो नेगेटिव थीटा देना होता है, तो माइनस साइन हमने ले लिया। उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद रह गया सिर्फ कॉसेक इनवर्स √2। कॉसेक की वैल्यू √2 कहाँ मिलती है आपको, पाई/4 पे। तो आपने यहाँ पर पाई/4 जो है वो आंसर देना है, और माइनस साइन क्योंकि आपका बाहर है तो माइनस पाई/4 आपका फाइनल आंसर होगा। इसी के साथ 10 क्वेश्चंस जो हैं वो तो खत्म हमारी 2.1 के। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 11 से लेकर 14 तक ये रहे हमारे सामने। यहाँ पर बेटा जी हमारे को वैल्यूज देनी है, और हमारे को ये इस तरह से दिया हुआ है जो कि हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम अपने आप क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या है वो नज़र नहीं आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ ब्रैकेट होगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और ये जो मिस प्रिंटिंग है इसके लिए सॉरी बेटा जी। अब यहाँ पर tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब हमें वहाँ पर tan की 1 वैल्यू कब होती है वो सोचना है, और हमारे पास आंसर है पाई/4, ये हो गया। फिर है कॉसेक इनवर्स -1/2, क्योंकि ये माइनस है तो थोड़ा सा सोच के। अब ये क्योंकि माइनस है तो हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई माइनस करके आंसर दोगे। कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, पाई/3 पे। तो ये हमने पाई/3 ले लेना है। फिर उसके बाद प्लस साइन इनवर्स जो है फिर से नेगेटिव है। साइन इनवर्स कहाँ होता है नेगेटिव, 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में मतलब एंगल आपको नेगेटिव लेना है। और साइन 1/2 कहाँ होता है, साइन 1/2 होता है पाई/6 पे। तो हमारे पास सारे एंगल्स आ गए हैं, जस्ट हमने सॉल्व करना है। हमारे पास पाई/4 आ गया। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 2π/3 आ गया। यहाँ पर आपके पास पाई/6 आ गया। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो वो 12 आ जाएगा। ऊपर हम देखते हैं ये हो जाएगा 3π, यहाँ पर हमारे पास 8π, यहाँ पर हमारे पास 2π। सॉल्व करोगे तो 8 और 3 11 में से 2 माइनस करोगे तो हमारे पास आ गए 9, 9π/12 यानी 3π/4 हमारा आंसर। डन जी। अब इसको जरा क्लियर कर देते हैं स्लेट को हमारी, और जरा बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर फिर से शायद ब्रैकेट के साइन होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स 1/2, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1/2 होती है पाई/3 पे। फिर
प्लस में 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? π/6 पे। सॉल्व करेंगे तो π/3 प्लस π/3 यानी 2π/3 जो है ये हमारा आंसर होने वाला है। स्लेट को फिर से क्लीन करते हैं और बढ़ते हैं जरा 13 क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन कह रहा है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, और फिर y के बारे में कुछ बात की गई है। तो अब जरा यहां पर सोचो, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है तो y बेसिकली है क्या? ये हमारे पास रेंज हो गई किसकी? साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स की रेंज मतलब हमें एंगल जो है वो सोचकर बताना है। तो साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास -π/2 से लेकर π/2 और इंक्लूडिंग मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ये वाली होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हमारे पास y की वैल्यूज क्या आ सकती हैं? सीधी सी बात है, -π/2 से लेकर π/2 तक की वैल्यूज आ सकती हैं इंक्लूडिंग। तो हमारे पास जो है वो ये वाला साइन नहीं चलेगा, इक्वल टू साथ में होना चाहिए। तो हमारे पास बी जो ऑप्शन है वो काम करेगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जरा 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो जरा इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। पहले तो tan इनवर्स √3 पॉजिटिव है, टेंशन लेनी नहीं है, सिंपल सोचना है कि tan की वैल्यू √3 कब होती है? tan की वैल्यू √3 होती है π/6 पे। नहीं बिल्कुल गलत, π/3 पे, सॉरी, √3 है तो π/3 पे वैल्यू होती है। उसके बाद sec इनवर्स -2। अब यहां पर sec इनवर्स का सोचोगे बेटा जी, आपको कहां जाना है? आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास पाई माइनस करके होंगे एंगल, पाई माइनस। अब क्या? अब आपने सोचना है कि sec की वैल्यू 2 कब होती है, और sec की वैल्यू 2 जो है वो आपको कहां मिलती है? π/3 पे। तो आपने यहां पर π/3 जो है ये लेना है। और अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? π/3 माइनस यहां पर आपके पास है 2π/3, तो -π/3 आपका आंसर, मतलब बी पार्ट आपके पास यहां पर आने वाला है। और इसी के साथ ये 14 क्वेश्चंस खत्म और ये वाली एक्सरसाइज जो है वो खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चे कि जो 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले किए थे, सिर्फ 11th नहीं 10th में भी, मतलब जो बिल्कुल आपके बेसिक फार्मूले थे या उसको आप थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो आपने फेस किया है 11th के अंदर, वो सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। ये मत सोचना कि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है तो चैप्टर अलग हो गया तो आपको वो जो 11th तक के फार्मूले थे वो आपके काम नहीं आएंगे। इनफैक्ट वो इतने ज़्यादा काम आएंगे अब उनकी एप्लीकेशन है। अब अगर वो आपको टिप्स पे नहीं हुए तो जो क्वेश्चंस अब आप फेस करने वाले हो वो आप नहीं कर पाओगे। आपने अभी आपकी बुक में देखा होगा कि सिंपल आपके पास फॉर्मूले जो हैं वो साइन इनवर्स के, कॉस इनवर्स के इस तरह से दिए हुए हैं, या फिर इससे थोड़े से अलग आपको फॉर्मूले कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। तो बेटा जी ये तो लर्न करना ही है, लेकिन इसके अलावा अगर मान लो हम बात करें तो आपको बेसिक 11th और 10th वाले फॉर्मूले अगर नहीं पता तो आप यहां पर समझ ही नहीं पाओगे कि क्या सब्स्टिट्यूट करोगे और किस तरह से आंसर आएगा। यहाँ बेटा जी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो आप ध्यान रखना कि मैं जो है वो पहले वाली जो बुक है, पहले वाली बुक मतलब जो आपका पुराना सिलेबस है ना, मैं आपको वहां से करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? देखो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो जो आपकी नई वाली बुक में है ना वो तो सारे कवर हो ही रहे हैं। उसके अलावा आपको जो है वो 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल रहे हैं। अब जैसे आप यहाँ सामने देख ही सकते हो, मैंने यहाँ कंपैरिजन में दोनों की दोनों एक्सरसाइज लगाई हुई हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन जो हैं वो प्रूविंग वाले थे और जो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं वो हटा दिए। क्यों हटा दिए? कोई सेंस नहीं बन रहा। इसमें जो क्वेश्चन यहाँ पर हैं उसके अंदर जो मेथड यूज होगा वो मेथड आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये मुझे सेंस नहीं समझ में आया कि क्यों ये वाले क्वेश्चंस हटाए हैं और क्यों नहीं करवाने चाहिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है बेटा जी। तो इसीलिए मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं जो पहले वाला सिलेबस था ना आपका, मतलब यही 1-2 साल पुराना वाला, जिसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हटे नहीं थे, वो वाला करवा रहा हूँ। तो आपकी जो नई बुक है उसके सारे क्वेश्चंस तो कवर होंगे होंगे, 5-6 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, तो वो 5-6 क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा होंगे वो आप ये मान के चलो कि आपकी वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा रहे हैं बेटा। और अगर आपको नहीं लग रहा वो करने हैं तो आप स्किप कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है बच्चे। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं इसको पहले शुरू करूं, मैं आपको कुछ समझा देता हूं। देखो बेटा, यहां पर अगर मान लो कभी भी आपको साइन इनवर्स साइन एक्स आएगा तो ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा रट्टा होता है कि हम इसको x बोल देते हैं। ठीक है,
अगर मान लो कभी भी साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आएगा तो हमारे को फिर से एक रट्टा होता है कि हम इसको भी एक्स ले लेते हैं। लेकिन बेटा जी ये पैरेट स्टाइल लर्निंग जो है ना, ये हर जगह काम नहीं करेगी। अगर देखो कॉम्पिटिटिव में नहीं जा रहे हो तो काम करेगी, क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ पर एनसीईआरटी की बात करें, जो हमारे सीबीएसई के एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी बात करें, तो ये जो दिया होगा ना इसका कोई मतलब ही नहीं है फिर, क्योंकि सीबीएसई के अंदर एनसीईआरटी के अंदर ये जो हमारे पास होते हैं ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वही होते हैं जो कि वैल्यूज़ ऐसी हैं जो यूज़ होने वाली हैं। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव में जाओगे ना बेटा जी, और आपको यही प्रैक्टिस रही, तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, ये सिर्फ तभी काम करते हैं जब आपकी डोमेन और रेंज जो है वो मैच करे। मतलब अगर मान लो आपने यहां पर ये साइन एक्स लिया, तो ये साइन एक्स जो है ये साइन इनवर्स फंक्शन के डोमेन में आना चाहिए। अगर वो उसके डोमेन में आ ही नहीं रहा तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से आपका आंसर एक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो इस चीज को अभी के लिए, क्योंकि हम सिर्फ सीबीएसई की एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लेंगे। लेकिन दिमाग में जरूर रखना बेटा जी, जो भी मैंने आपको बताया है, जब मैं आपको एग्जाम्पलर करवाऊंगा या जब भी आपको मैं थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव लेवल की ये इन्वर्स करवाऊंगा, तो ये वाली चीज़ थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए जो मैं आपको प्रवचन दे रहा था कि आपको 11th के फॉर्मूले चाहिए, आपको 10th के फॉर्मूले चाहिए, वो आपको कैसे यहाँ पर देखकर समझ में आएगा वो समझा देता हूँ। मान लो आपके पास पहला क्वेश्चन सामने आया। अब पहले क्वेश्चन के अंदर बेटा जी अगर आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं पता, साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा जी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आप देखते के साथ समझ जाओगे कि ये 3x माइनस 4x क्यूब जो है, किसी तरीके से अगर इस तरह से टर्न कर लिया जाए तो आपको आंसर साइन की फॉर्म में मिल जाएगा। क्यों चाहिए साइन की फॉर्म में? क्योंकि आपको साइन इनवर्स को सॉल्व करना है। और अभी अभी मैंने आपको बताया ही है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा आपको थीटा देगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आपको एक्स देगा। तो ये फॉर्मूला मैं अभी रब नहीं कर रहा हूँ, आप इसको सामने देखते रहो, लर्न हो जाएगा। और इसके आगे हमने करना क्या है क्वेश्चन में वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपकी शुरुआत रहेगी सबसे पहले लेटिंग से। आप लेट करोगे, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स, इनफैक्ट यहाँ पर एक्स दिया हुआ है तो आप एक्स को लेट करोगे साइन थीटा। ठीक है, ये जो भी हमारे को दिया होता है हमने उसको वहाँ पर लेट करना होता है किसी भी सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म्स में। और वो सुटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पूरा का पूरा ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगा उसको ट्रिग्नोमेट्री में लेकर चला जाएगा। अब ये जो हमारे पास है इससे हमारे को क्या मिला? इससे हमारे को मिला थीटा की वैल्यू जो है ये हो गई हमारे पास साइन इनवर्स एक्स। डन। अब ये दो चीजें दिमाग में रखकर अगर मान लो हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हमारे पास 3 साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है? ये है हमारे पास 3 थीटा। ठीक है जी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है? थीटा है। अब इसको अभी के लिए हम यहाँ पर 1 इस तरह से एक इक्वेशन देकर छोड़ देते हैं। और अब जरा राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है आपकी साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और x की वैल्यू हमने क्या लेनी है? x की वैल्यू हमने लेनी है साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स, और यहाँ पर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होगा उसका मैं फॉर्मूला आपको दे चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन 3 थीटा, और इसका आंसर सीधा सीधा 3 थीटा। लेकिन ये जो 3 थीटा है ना बेटा जी, ये आप लिख तो रहे हो। क्यों लिख रहे हो? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि हम रट्टा क्या मार लेते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स कभी भी आएगा तो वो हमारे को एक्स देगा, ये हमारा रट्टा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बेटा जी अगर आपने ये चीज़ ध्यान नहीं दी ना तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम एग्जाम्पलर में तो करेंगे स्टडी। यहाँ पर मेरा मन नहीं मान रहा कि आपको बिना कुछ बताए मैं आगे बढ़ जाऊँ, तो जस्ट 2 मिनट में आपके लूँगा। हल्का सा जो भी एक्स्ट्रा है वो आप समझ लो बेटा। ये हमारे पास -1/2 से 1/2 हम जो ले रहे हैं, अगर मान लो हम इसकी वैल्यूज़ देखें
तो हमारे पास वैल्यूज का मतलब सिंपल एंगल्स की बात हम कर रहे हैं। तो -1/2 ये हमारे को मिलेगा कहाँ पर? ये हमारे को मिलेगा बेटा जी -π/6 पे, ठीक है। और 1/2 कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा हमारे को π/6 पे। तो -π/6 से π/6 ये हमारे पास वहां पर एक तरह से ये एंगल्स के हिसाब से ये हो गया। अब क्योंकि हम 3 थीटा की बात कर रहे हैं बेटा, तो 3 टाइम्स करना है इसको, तो -π/2 से π/2 ये हो गया। तो ये हमारे पास क्योंकि बिल्कुल सेट मैच कर रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के साथ में, तब हम यहां पर ये 3 थीटा लिख पा रहे हैं। अदरवाइज हम यहां पर 3 थीटा नहीं ले सकते थे। जो आपको शुरुआत में मैंने समझाया था ना कि हमारे को कॉम्पिटिटिव लेवल में जाना है तो ये सोचना है, तो जस्ट यही चीज़ मैंने आपको हल्का सा हिंट दे के समझाई है। ये नहीं है कि हाँ थोरोली मैंने आपको पूरा समझा दिया, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन में ही। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल को फेस करोगे तो ये वाली चीज़ को ध्यान रखोगे, ठीक है जी। प्रवचन बंद करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्लियरली फ्रॉम 1 and 2, आप बोर्ड की क्लास में हो इसलिए मैं आपको प्रॉपर स्टेटमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन में तो आप समझ जाओगे कि किस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x³, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चे कि यहाँ पर ये 3 थीटा प्रूव कर दिया, यहाँ पर 3 थीटा प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव मत लिख के आना, अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा। अगर एग्जामिनर ने नंबर दे भी दिए ना तो वो जो है वो आधे मन से ही देगा, कहीं ना कहीं और काट लेगा। क्योंकि तुमने क्या प्रूव किया, तुमने 3 साइन इनवर्स एक्स को 3 थीटा प्रूव किया, फिर यहाँ पर इसको जो है वो 3 थीटा प्रूव किया, हेंस प्रूव लिख दिया। तो वो आपने ना 1-2 लाइन, सीधी सी बात है, वहाँ पर गड़बड़ कर दी। तो वो 1-2 लाइन की गड़बड़ मत करो, ये बोर्ड की क्लास है और सेकंड्स की कहानी है बच्चे। कुछ सेकंड के चक्कर में हम कुछ मार्क्स क्यों देंगे, ठीक है। तो बस ये जो है इसको हटाते हैं बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें फॉर्मूला क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। उसमें हमारे को फॉर्मूला चाहिए बेटा जी cos 3 थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है? 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। अब यहाँ पर कंपेयर करोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हुआ है बिल्कुल वैसा ही सेकंड होने वाला है। आपने यहाँ पर लेट करना है। लेट क्या करोगे? लेट यहाँ पर आपको x करना पड़ेगा क्योंकि आपको वेरिएबल फिर से x ही दिया हुआ है। x को हम क्या लेंगे? cos थीटा, जैसे पहले हमने sin थीटा लिया था। और क्या मिल जाएगा? थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर cos इनवर्स x। अब वैसे ही जैसे हमने प्रोसीड फर्स्ट में किया था, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेंगे 3 cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x जो है वो थीटा है, तो हमारे को यहाँ 3 थीटा मिल गया। फिर से इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। और दूसरी जो राइट हैंड साइड है वो क्या दे रही है हमारे को? cos इनवर्स 4x³ -3x, ये आपको दे रही है cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, जो आपको यहाँ देगा cos इनवर्स cos 3 थीटा, और आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3 थीटा। और जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया है बिल्कुल वैसे ही आपने लिखना है फ्रॉम 1 and 2। जो भी आपको प्रूव करना था वो आपने प्रूव कर दिया, ठीक है जी। तो इसी के साथ में हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इसमें हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा जी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और जैसे मैं पहले ही कर रहा हूँ इस बार भी वही करूँगा, फॉर्मूला मैं रब नहीं कर रहा, टेंशन मत लो, आप आराम से लर्न करो। साथ साथ में मैं आपको यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है वो करवाता हूँ। ये किस तरह से फॉर्मूला हमारे जो ओरिजिनल स्ट्रेट फॉर्मूले होते हैं उनसे रिलेटेड है वो जरूर बता देता हूँ। देखो, अगर आपने tan x प्लस वाई ये आपने किया था तो आपको याद होगा कि इसमें आपने क्या किया था? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लर्न किया हुआ है तो आप देखोगे कितनी सिमिलैरिटी है ऊपर, तो काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कैसे लर्न करना है इसको, ठीक है जी।
और अब मेन हमारा क्वेश्चन हम शुरू कैसे करेंगे उसकी बात। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे हेयर जो भी दिया हुआ है उससे, यानी tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 से। और इधर जो है वो हम सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 और अपॉन में हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1 2/11 मल्टीप्लाइड बाई 7/24। और ध्यान रखना जब कभी भी आप फार्मूला अप्लाई करोगे ना बेटा जी, तो आपको यहाँ पर पूरा फार्मूला मेंशन करना है। जो मैंने यहाँ ऊपर किया हुआ है ना, ये आपको यहाँ पर करना होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 48 प्लस 77 अपॉन में हमारे पास 11 को 24 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 264 आएगा। और फिर अपॉन में हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, ये आ रहा है 264 माइनस 14। कैसे आ रहा है 264, वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि एलसीएम लिया है मैंने बेटा। 11 और 24 को मल्टीप्लाई किया और फिर एलसीएम ले लिया। अपॉन में 264 इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी फॉर्म हो गई है। जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, इसका आंसर हमारे पास ए डी अपॉन में बी सी आ जाता है। तो ये जो हमारे पास है ये ऊपर जाएगा, तो 264 जो है वो कैंसिल हो गया और हमारे पास बाकी क्या बचा, हमारे पास 48 प्लस 77 ये आपको देगा 125। और नीचे क्या है आपके पास 250। 250 कैसे आ गया, 264 में से 14 माइनस करके। तो ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है बेटा जी tan इनवर्स 1/2। तो स्ट्रेट अवे हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। इस केस में आप आराम से लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। ये वाला फॉर्मूला आप जो है वो अच्छी तरह से लर्न कर लो, क्योंकि ये जो है आपका आप फोर्थ में भी यूज होने वाला है। तो मैं यहाँ पर बोर्ड जो है वो क्लीन करता हूँ। अब जो फोर्थ है उसमें एक और फॉर्मूला है जो आपको चाहिए होगा, वो मैं यहाँ पर साइड में आपको बता रहा हूँ। 2 tan इनवर्स x जो है ये आपको चाहिए। इसमें आपको मिलता क्या है, इसमें आपको मिलता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है इसको यूज करते हैं। मेन मतलब पूरा फोर्थ क्वेश्चन कैसे शुरू होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो भी दिया हुआ है उसको मेंशन करो पहले। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। सबसे पहले ये जो 2 tan इनवर्स है इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा tan इनवर्स 2 टाइम्स 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। और प्लस में जो हमारे पास tan इनवर्स 1/7 है उसको अभी के लिए वैसे का वैसा ही रख देते हैं। हमारे पास यहाँ पर tan इनवर्स सॉल्व करते हैं, ये ऊपर हमारे पास 1 आ गया और नीचे 1 माइनस 1/4 आपको 3/4 दे देगा। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो 4/3 आ जाएगा। अगर आप चाहो तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा ले लो, ये हमारे पास फाइनली आएगा यही। और इसके बाद वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करना है आपने, जो आपको क्या देगा, यहाँ पर आपको देगा वो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 1/7 ये आपको मिल जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपके पास ऊपर क्या आने वाला है, यहाँ पर 28 प्लस 3 और नीचे आपको 7 इंटू 3 यानी 21 मिल जाएगा। यहाँ पर 21 माइनस 4 अपॉन में 21 मिल गया। और फिर से वही a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी फॉर्म। 21 कैंसिल हो गए, आपको क्या मिला, यहाँ पर आपको मिला 10 इनवर्स 28 प्लस 3 यानी कि 31 और नीचे 21 माइनस 4 यानी 17। फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड से चले राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, तो यहाँ पर हम आसानी से लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ में हमारा फोर्थ क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो है तो ये वही क्वेश्चंस जो हमने अभी किए हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जैसे हम राइट हैंड साइड पे जा रहे थे। तो बेसिकली हैं तो ये आइडेंटिटी कन्वर्जन वाले ही, लेकिन अब इसमें क्या है कि हमारे को ये नहीं पता कि कहाँ से कहाँ जाना है। जस्ट हमने इनको सिंप्लीफाई करते जाना है जब तक कि हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ नहीं जाती। तो थिंकिंग प्रोसेस क्या रहेगी, पहले तो हम बात करते हैं उसकी। अब यहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे पास क्योंकि ये tan इनवर्स है, तो किसी ना किसी तरीके से ये भी अगर tan में आ जाएगा तो काफ़ी सही रहेगा। एक चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए हमारे दिमाग में
कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है क्या। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है ये है। तो इस स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर हम x को यहाँ पर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेनी तो पड़ेगी, सीधी सी बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेंगे तभी जाकर हमारे पास किसी ना किसी तरह से ये tan की फॉर्म में आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेनी है, लेकिन इस तरह से कि 1 प्लस वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का स्क्वायर जो है वो हमारे को स्क्वायर दे। क्यों चाहिए हमारे को यहाँ पर स्क्वायर? क्योंकि हमारे को यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है ना ये परेशान कर रहा है, तो इसको हटाना है तो स्क्वायर चाहिए। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचे? हमारे पास ऑप्शन बचे एक तो tan और एक कॉट। क्यों? क्योंकि अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलता है? सेक्स स्क्वायर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर करते हो तो क्या मिलता है? कॉसेक स्क्वायर। अब ये जो दो चीजें हैं ये हमारे को कहाँ तक पहुंचा रही हैं वो देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर लेंगे तो हमारे को यहाँ पर सेक मिल जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर आएगा और अंडर रूट जो है उससे अगर हम देखेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास सेक बचा। तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें हमारे को सेक -1 मिलेगा। क्या मिलेगा? वो थीटा फाई जो मर्जी आपने लेना है वो ले लोगे, और अपॉन में आपको क्या मिलेगा? tan। और ये चीज़ ना आपने दिमाग में थोड़ा सा फास्ट करनी होती है, जो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। प्रॉपरली कैसे करेंगे वो तो मैं आपको बता ही दूंगा अभी, लेकिन जो थिंकिंग प्रोसेस है वो आप देख लो। अगर आप कॉट लोगे तो क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ पर मिलेगा कॉसेक -1 और अपॉन में नीचे मिलेगा कॉट। अगर हम एक स्टेप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो हमारे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 1 माइनस कॉस जो भी हमारे पास थीटा या जो भी हम लेंगे, और अपॉन में हमारे को यहाँ पर क्या मिल जाएगा? साइन थीटा। यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। ये आप अगर थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो तो बहुत अच्छा है बेटा जी, नहीं तो कोई भी एक रफ शीट जो है वो लेकर हमेशा देख सकते हो। ठीक है, मेन है कि हमारे दिमाग में इतना आ गया कि हम या तो यहाँ तक पहुँच सकते हैं या हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद ना आपको आपकी जो मेमोरी है ना उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना पड़ेगा। 11th में आपने कई क्वेश्चंस किए होंगे जिनमें आपने इनको सिंप्लीफाई किया होगा। अगर हम 1 माइनस कॉस की बात करते हैं ना बेटा, तो ये हमारे लिए सिंप्लीफाई करना आसान क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको अगर मान लो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पता है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। होते तो चार फॉर्मूले हैं बेटा जी, लेकिन हमारे लिए क्योंकि ये यहाँ पर 1 इन्वॉल्व है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लेके दिखाए हैं आपको। तो आपको यहाँ पर अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा चाहिए तो आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो है नहीं हमारे पास, लेकिन कॉस थीटा तो है ना। तो कोई बात नहीं, हमारे लिए थीटा जो है वो तो एक आर्बिट्रेरी एंगल ही तो है। वो थीटा हो 2 थीटा हो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा होगा तो वो हमारे को क्या दे देगा? वो हमारे को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दे देगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 2 साइन की फॉर्म आ सकती है। ठीक है, और नीचे जो है वो हमारे पास साइन थीटा जो है, अगर इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें तो क्या आ सकता है? तो हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ये आ सकता है। अगर मान लो हम इस तरह से कन्वर्ट करना जानते हैं, वैसे तो देखो 11th आपने की है तो ये वाली चीज़ तो आपको पता ही होगी कि एंगल जो है अगर हम 2 थीटा से थीटा में आना चाहें या थीटा से थीटा बाई 2 में जाना चाहें तो कोई फर्क थोड़ा ना देगा, फॉर्मूला जो है वो तो वही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में अगर ये हो, डिनोमिनेटर में ये हो, तो हमारे पास वहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 जो कि टेन थीटा बाई 2 देगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझाते समझाते मैंने पूरा सॉल्व भी कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पर बता दिया है। लेकिन अब बात यह है कि इसको कैसे डिस्कार्ड करना है, आपका दिमाग इस तरफ क्यों ना चले। गलती से आपने अगर कॉट ले लिया और आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपने रुकना कब है? देखो ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे या आपका आंसर नहीं निकलेगा, आंसर तो निकलेगा लेकिन 4 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो यहाँ पर आकर आपने क्या सोचना होता है, इसको सॉल्व करने का हमारा जो तरीका होता है वो क्या है? आपको ऊपर जो है वो 1 माइनस साइन थीटा जो होता है ना, इसको सॉल्व करने का तरीका है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 की जगह में ये ले लेते हो आप, और साइन थीटा की जगह ले लेते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और अपॉन में आपके पास यहाँ पर जो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है उसका कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये फॉर्मूला आप लगाते हो। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा ये फास्ट वे में बताया है
क्यों? क्योंकि 11th में ये वाली चीज़ की हुई है हमने। लेकिन आपने अगर मान लो इसको समझना है, आराम से पॉज लो, दोबारा से ये वाला जो है इसको वापस जाकर समझो कि मैंने आपको ये क्या बताया है, कोई अलग चीज़ नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आप जानते हो। मैंने यहाँ पर क्या किया है, थीटा की जगह थीटा बाई 2 कर दिया। आपके पास यहाँ पर ये 1 जो है उसको कन्वर्ट कर दिया। साइन 2 थीटा का आपको फार्मूला पता है, यहाँ पर मैंने 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ले लिया। तो ये जो है ये आपको देता क्या है, ये बेसिकली आपको देता है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इसका होल स्क्वायर। और नीचे क्या है आपके पास, नीचे तो आपके पास ये है ही। तो आप इसको अगर सॉल्व भी कर लोगे ना, तो भी आपको यहाँ पर tan वाली फॉर्म में पहुँचने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है नहीं पहुँच सकते, अगर हम इस वाले फॉर्म से आगे पहुँचना चाहें तो पहुँच तो जाएंगे। कैसे पहुँच जाएंगे वो मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, क्योंकि ये जो है हमारे को जगह नहीं दे रहा। ये यहाँ से सारा जो है इसको क्लीन कर देते हैं। और अब मैं आपको समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन में नहीं, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ हो सकता है ज़रूरत पड़े। नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आपके पास बेसिकली ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे है। तो बचेगा क्या हमारे पास, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये बचेंगे। इस पूरे को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो। ये मेथड होता है कभी भी इसको सॉल्व करना है आगे तब। तो 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 आ जाता है आपके पास ऊपर, और नीचे क्या आ जाता है 1 प्लस टेन थीटा बाई 2। ये जो 1 है, इस 1 की जगह टेन पाई बाई 4 ले लो। टेन पाई बाई 4 ले लिया, ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। मैथ्स को हम कहीं पर भी ऑफेंड नहीं कर रहे हैं, जो मैथ्स अलाउ कर रहा है वही कर रहे हैं। 1 जो है उसको टेन पाई बाई 4 हम ले सकते हैं, तो ले लिया हमने। फिर मल्टीप्लिकेटिव जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, मतलब हम 1 से कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको जरा आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई, ऐसे लिखने से अच्छा यहाँ पर आपने क्या करना है, टेन पाई बाई 4 ये आपने लेना है, और टेन पाई थीटा बाई 2 ये लेना है। अब इससे हो क्या रहा है, बेसिकली जब ये आ गया था तो अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि अब आप अगर देखोगे ना तो आपको टेन का फॉर्मूला साफ नजर आएगा। ये आपके पास टेन, यहाँ पर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये एक फॉर्मूला बन गया। तो आप देख सकते हैं कि आप 10 में यहां पर भी पहुंच गए हो, और 10 में आप जो है वो दूसरे ढंग से भी पहुंच रहे थे। ये दोनों चीजें बतानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि जरूरी नहीं होता बेटा जी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वही वाला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है। तो आप किसी भी वे से पहुंच सकते हो, बस फर्क क्या है कि 4 स्टेप कम 4 स्टेप ज़्यादा जो हैं वो आपको लगेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो अपनी तरफ से देखो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है बेटा जी, फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं कोई एक्सप्लेनेशन रह गई है, तो या तो आप एक बार रिपीट करके देख लो, हो सकता है वो क्लियर हो जाए, और नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना बेटा। अब जरा देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास जो टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x दिया हुआ है, ये आपको दे देगा टेन इनवर्स, ऊपर आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा, और ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा टेन इनवर्स यहाँ पर सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आपको मिल जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। एक आध स्टेप ऊपर नीचे जो है वो आप समझ ही रहे हो यहाँ पर कि हमें क्या करना है और क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, अगर आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा लेना है आप ले लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह दिमाग में रखना है कि ये जैसे कॉस 2 थीटा है। तो अगर ये आप कॉस 2 थीटा की तरह लोगे तब क्या होगा, तब आपको यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो है वो आपको दे क्या दे रहा है, ये देगा आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया था। और साइन थीटा जो है ये क्या दे रहा है, ये आपको 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ये दे रहा है।
2 से 2 काट दो, साइन थीटा बाई 2 जो है उसको काट दो, तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पर, आपको मिलेगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अब जो आपके पास थीटा बाई 2 है ये सिंपल 1/2 थीटा आपको दे रहा है। यहाँ पर जो आपके पास थीटा था, जब आपने यहाँ पर x को लेट किया था तो थीटा की वैल्यू क्या मिली थी, थीटा की वैल्यू आपको मिली थी यहाँ पर tan इनवर्स x। अब ये जो tan इनवर्स x है इसको आप यहाँ पुट कर दो, तो 1/2 tan इनवर्स x। तो बेसिकली आप देखोगे कि आपका ये जो पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्म है ये आपका कितना सिंपल से फॉर्म में आ गया, tan इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 6th क्वेश्चन, थिंकिंग प्रोसेस वही सेम। हमें यहाँ पर जो है वो किसी तरीके से, अगर मान लो ये tan इनवर्स दिया हुआ है तो ये सब कुछ tan की फॉर्म में मिल जाए। फिर अंडर रूट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो अंडर रूट से बाहर निकलना है, तो हमें यहाँ पर x को कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेनी है। ऐसी लेनी है कि उसके स्क्वायर में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई स्क्वायर फॉर्म आए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है सेक और कॉसेक। अब अगर हम यहाँ पर सेक लेते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस 1 आपको क्या देगा, आपको वहाँ पर tan स्क्वायर देगा, जो कि आपका tan बाहर निकाल कर दे देगा, स्क्वायर रूट है ना क्योंकि, तो 1/10 क्या करेगा, कॉट दे देगा। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। अगर हम कॉसेक लेंगे तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 आपको क्या देगा, कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर बाहर आएगा तो आपको क्या देगा, कॉट दे देगा। 1/कॉट वो क्या देगा, वो आपको tan दे देगा। तो सिंपल। तो यहाँ पर आपको अगर मान लो कॉसेक लेना है तो थोड़ा सा आसान है, सेक लेना है तो 2 स्टेप एक्स्ट्रा है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अब जो हमारा 6th क्वेश्चन है, अगर मान लो इसको हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे लेट x की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर कॉसेक थीटा, जिससे हमारे को थीटा की वैल्यू जब कभी भी निकालनी होगी वापस पुट करनी होगी तो वो मिल जाएगी क्या, कॉसेक इनवर्स x। अब जो हमारे पास मेन एक्सप्रेशन है उसके अंदर इस वैल्यू को पुट करते हैं। मेन एक्सप्रेशन क्या है, tan इनवर्स 1/√x² - 1। ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है tan इनवर्स यहाँ पर 1/√cos² थीटा -1, जो कि आपको देगा यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा। और मैं एक ही स्टेप में यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा को cot थीटा करके बाहर निकाल रहा हूँ। 1/ में cot थीटा जो है वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा tan थीटा। tan इनवर्स tan ये आपस में कैंसिल होकर आपको क्या दे रहे हैं, थीटा दे रहे हैं। यहाँ पर थीटा जो है वो है क्या, ये है आपके पास कॉसेक इनवर्स x, इस तरह से। ठीक है, अगर आप बाहर देखोगे जो आंसर्स हैं आपके, तो उसमें आपको क्या मिल रहा है, उसमें मिल रहा है आपको 90 माइनस सेक इनवर्स। तो टेंशन मत लेना, जो कॉसेक इनवर्स होता है बेटा जी वो 90 माइनस सेक इनवर्स x ही होता है। तो आंसर मैच करना हो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आप कर लोगे, लेकिन उसने सिंपलेस्ट फॉर्म बोली है, उसने ये नहीं बोला कि इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाओ और राइट हैंड साइड में किसी से मैच करो। तो आप यहाँ आंसर छोड़ दोगे तो कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा बेटा जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। अब जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो इनसे थोड़ा सा अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको ऑलरेडी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, तो आपको x को कुछ लेट नहीं करना। आपने जस्ट ये सोचना है कि 1 - cos x अपॉन 1 + cos x को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो। वैसे तो हमने 5th क्वेश्चन में इस चीज को समझा है, लेकिन फिर से आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि कैसे करते हैं बेटा जी। cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, एक 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और एक 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर मान लो ऊपर वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आपको 1 + cos 2 थीटा ये 2 cos स्क्वायर थीटा देता है, और नीचे वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो तो 1 - cos 2 थीटा ये आपको 2 sin स्क्वायर थीटा देता है। बेसिकली आपके पास जो भी आप एंगल लोगे उसका हाफ एंगल आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे को जब x यहाँ पर हम लेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, x/2 मिल जाएगा। यहाँ पर भी x है तो x/2 मिल जाएगा। तो फॉर्मूले का जो फॉर्मेट है ध्यान रखो, इसमें आपने ये वाला यूज करना है, इसमें आपने ये वाला यूज करना है। ठीक है जी, अब करते कैसे हैं जरा उसकी बात करते हैं। तो यहां पर आपने बिना लेट किए सीधा सीधा लिखना है, हेयर tan इनवर्स जो भी आपको दिया हुआ है √1 - cos x अपॉन 1 + cos x, और यहाँ पर आपने इसको सिंप्लीफाई करके सीधा सीधा सा यहाँ पर अंडर रूट, ऊपर आपके पास 1 - cos x है तो क्या आएगा आपके पास 2 sin स्क्वायर x/2,
और नीचे आपके पास क्या आने वाला है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये कैसे आया है ये आपने फॉर्मूले मेंशन जरूर करने होते हैं ध्यान से। तो जो भी आपको फॉर्मूले बताए हैं cos 2 थीटा वाले वो आप मेंशन करोगे यहाँ पर। इसके आगे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स। यहाँ बहुत क्लियरली आप देख पा रहे हो कि 2 से 2 कट जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा, अंडर रूट जो है वो आप हटाओगे तो आपके पास tan x बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर tan इनवर्स और tan इसको अगर हम हटाते हैं सीधा सीधा हमारे पास आ जाता है x बाई 2, जो कि हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होने वाली है यहाँ पर। ठीक है जी। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन में भी अगर हम देखते हैं तो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो दी हुई है। तो x को कुछ लेट नहीं करना, जस्ट ये सोचना है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लेकर जाया जाए। तो ये जो है इसके लिए भी आपको फॉर्म जो है वो मैंने इसी में समझाई थी कि जब भी आपके पास ये वाली फॉर्म आती है तो आपने क्या करना है कॉस से डिवाइड कर देना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ पर आपके पास जो है आपकी शुरुआत होगी जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है वहां से, यानी tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन में आपके पास है cos x प्लस साइन x। और जब आप इसको cos से डिवाइड कर दोगे तो आपको यहां पर मिलेगा 1 माइनस tan x और यहां मिलेगा आपको 1 प्लस tan x। फिर आपने क्या करना है इसके बाद आपने ये जो 1 है इसको tan पाई बाई 4 से रिप्लेस कर देना है। तो आपने tan इनवर्स यहाँ पर ले लेना है tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन में आपने 1 को 1 ही रहने देना है। यहाँ पर आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करना है लेकिन 1 को tan पाई बाई 4 लेना है। यहाँ पर ये tan x और ये मेहनत हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये अब पूरे का पूरा जो है वो tan का एक फार्मूला बन गया। हमारे पास जो है वो आ जाएगा tan इनवर्स और ये आ जाएगा हमारे पास tan और पाई बाई 4 माइनस x, ये आ गया। tan से tan जो है इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास पाई बाई 4 माइनस x, ये आंसर आ जाता है जो कि हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है जी। अब 8 क्वेश्चन भी हो गया, बढ़ते हैं 9th की तरफ। 9th क्वेश्चन फिर दोबारा से हमसे कुछ ना कुछ ऐसा मांग रहा है, मतलब हम वहां पर सोचें कि x को क्या लेट करें जिससे हमारे पास ये कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होते हुए कहीं ना कहीं tan की फॉर्म हमारे को दे दे। तो यहाँ पर 1 की जगह एक प्रॉब्लम है कि हमारे को a स्क्वायर दिया हुआ है। तो ध्यान रखो जैसे तुम वहां पर पहले x को बेटा जी tan थीटा साइन थीटा कॉसेक थीटा कुछ लेते थे, अब जस्ट इतना सा फर्क आ जाएगा कि x को वहां पर a और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेट करो। क्यों लेट करोगे वो तो आपको एक स्टेप में मैं यहाँ पर सीधा डायरेक्ट ही समझा दूंगा, अभी यहाँ पर टाइम नहीं लगाते। अभी के लिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये कहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आप लेट करो। क्या दिमाग में रखकर, दिमाग में सिर्फ इतना सा रखना है आपने कि 1 माइनस जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोगे उसका स्क्वायर कोई ना कोई स्क्वायर दे, मतलब 1 माइनस यहाँ पर किसी चीज का स्क्वायर आपको अल्टीमेटली स्क्वायर दे। तो ऐसा कब होता है, या तो साइन में या कॉस में। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको कॉस स्क्वायर देता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको साइन स्क्वायर देता है। ऊपर अगर साइन मिल जाए नीचे कॉस मिल जाए तो हमारे लिए हमेशा इजी रहता है, क्योंकि tan इनवर्स है वो tan बन जाता है। तो हम x को क्या लेंगे, x को लेंगे हम a साइन थीटा। a क्यों लेंगे वो अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको यहाँ पर एक स्टेप करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लेट करते हैं बेटा जी x इज इक्वल टू a साइन थीटा। इससे हमें क्या मिलेगा, x बाई ए की वैल्यू मिलेगी साइन थीटा के इक्वल। और अगर हमें थीटा को बाद में रिप्लेस करना होगा तो हम वहां पर लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये तो सिंपल हमारी जो लेटिंग है वो मैंने आपको बताया है, लेकिन अब जो मेन एक्सप्रेशन है वो कैसे चेंज हो रहा है। हमारा मेन एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे को देगा tan इनवर्स, और हेयर से अच्छा है लेट के बाद हम देन लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर tan इनवर्स x अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारे पास किसके, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या ली है हमने a साइन थीटा, नीचे आपके पास अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस यहाँ पर a साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर मान लो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है, वो देखो
यहाँ पर ऊपर आपके पास a sin थीटा है बेटा, नीचे जो है वो आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। a स्क्वायर अगर आपके पास यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और आपने कॉमन ले लिया तो अंडर रूट से वो बाहर निकल जाएगा, सीधी सी बात है a बनकर। अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर a क्यों लिया जाता है, ताकि एक तो ये a से a कट जाए और अंदर हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। अगर आप इसको साइन ले लोगे तो a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं ना। तो ये लेटिंग क्यों की जाती है वो मैंने आपको समझा दी। a से a को आप यहाँ पर कैंसिल कर दो, नीचे आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा, ऊपर साइन थीटा है ही, तो आपको मिलेगा क्या, टेन थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा आपको थीटा देगा और थीटा की वैल्यू मैंने आपको पहले ही कैलकुलेट कर दी थी यहाँ पर। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी आपके 9th क्वेश्चन की। ठीक है जी। अब इसको जरा रब कर देते हैं, हमारा बोर्ड क्लीन हो गया जी। अब बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो फॉर्मूला पता होना चाहिए वो है बेटा जी tan 3 थीटा का फॉर्मूला। tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा जी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये मैं रब नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने ही रहेगा, आप इसको लर्न कर लो। और यूज कैसे होगा इसका वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप यहाँ पर लेट करोगे x को a tan थीटा। क्यों करोगे वो, आप जब ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप इसे tan की फॉर्म में ला सकते हो। इसको आगे आगे सॉल्व करो, x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपको फाइनली जो है ये पुट करनी पड़ती है, tan इनवर्स x बाई ए। अब जो है वो आपको क्या मिलेगा इससे, इससे आपको जो आपका मेन एक्सप्रेशन है tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, वो आपको दे देगा tan इनवर्स, जो कि हमारा बाहर है। लेट वैल्यूज़ को अंदर पुट करते हैं तो 3a स्क्वायर, यहाँ पर a tan थीटा, यहाँ पर a tan थीटा का क्यूब अपॉन में आपके पास 1 नहीं है, यहाँ पर a क्यूब है माइनस 3a और आपने जो लेट किया है a tan थीटा इसका स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स जो बाहर है उसे तो ऐसे ही रहने देते हैं। ऊपर अगर हम देखें बेटा जी तो हमारे पास यहाँ पर a क्यूब ये है, यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ पर a क्यूब है और यहाँ पर a क्यूब है। तो a क्यूब आप ऊपर और नीचे दोनों कॉमन ले सकते हो। तो ये a क्यूब जो है ये तो मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिए। अब ऊपर बचा क्या है जरा वो देखते हैं। ऊपर आपके पास बचा बेटा जी 3 tan थीटा माइनस यहाँ पर a क्यूब अगर आप ले लोगे तो बचेगा आपके पास tan क्यूब थीटा और नीचे आपके पास यहाँ पर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपके पास टोटल बचा। a क्यूब से a क्यूब को जरा कैंसिल कर दो, आपको मिलेगा यहाँ पर tan इनवर्स, और a क्यूब जब a क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो आप देखो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बचा, जो कि आपकी पूरी फॉर्म है फॉर्मूले वाली, यानी tan 3 थीटा फॉर्म। तो tan 3 थीटा मिल गया। tan इनवर्स और tan ये अगर कैंसिल हो जाता है तो आपको क्या देगा, ये आपको 3 थीटा देगा। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू आपने पहले से कैलकुलेट की हुई है और वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, यानी tan इनवर्स x बाई ए। ये आपका फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म होने वाला है। ठीक है जी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। 11th 12th और 13th क्वेश्चन जो है इनमें जस्ट हमने वैल्यूज निकालनी है। पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल रहे थे, अब जस्ट वैल्यूज निकलेंगी। वैल्यूज निकलेंगी का मतलब हमारे पास या तो नंबर आएगा या कोई एंगल आएगा। 11th क्वेश्चन जो है इसको अगर हम देखें तो हम यहाँ पर अगर अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो बहुत इजीली हमारे को आंसर जो है सामने सामने नजर आएंगे। यहाँ पर एक एक स्टेप लेकर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास बाहर tan इनवर्स दिया हुआ है इसे हम टच नहीं करते, 2 cos जो दिया हुआ है इसे भी टच नहीं करते, आगे चलते हैं 2 को भी टच नहीं करते। साइन इनवर्स हाफ जो है इसके बारे में सोचते हैं। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, वो होती है π/6 पे। तो जस्ट एक स्टेप में एक चीज मैंने यहाँ पर सॉल्व की है। अब इसके बाद जो है ये जो हमारे पास π/6 और 2 है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स अभी भी मैंने टच नहीं किया, 2 cos अभी भी मैंने टच नहीं किया, जस्ट ये जो है इसे मल्टीप्लाई करके मैं लिख दूंगा यहाँ पर पाई/3। पाई/3 cos की वैल्यू पाई/3 मतलब बहुत ही सिंपल, ये आपके पास जो 10th वाला है वो आ गया प्रिंसिपल वैल्यू चार्ट। तो cos 60 होता है 1/2। 1/2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपके पास tan इनवर्स 1 आ गया। पॉजिटिव वैल्यू है, सोचने की टेंशन वाली बात ही नहीं है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल लगाना है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर पाई/4। और इसी के साथ में 11th क्वेश्चन जो है वो खत्म। अब 12th क्वेश्चन जो है फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके आप यहां पर कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, सिंपल tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये आपको पाई/2 देता है। सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो ऐसे में आपको ये क्या दे देगा, ये आपको देगा कॉट पाई/2। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप यहाँ पर ये वाला मेंशन कर दोगे, और कॉट पाई/2 क्या होता है, वो होता है 0। तो आपके पास आंसर आ गया 0। 13th क्वेश्चन, तो ये आप देख ही रहे हो 11th और 12th जो है कितने इजी पीजी से थे। 13th भी कोई मुश्किल नहीं है बेटा जी, इसमें भी आपको जो है वो जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको 2 tan इनवर्स x देता है, और जो कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर है बेटा जी, ये आपको सीधा सीधा 2 tan इनवर्स y देता है। तो अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको पता हैं तो फिर आप खुद ही देख लीजिए कि कितना ही मुश्किल है ये। आप यहाँ पर जो है इसको tan हाफ और अंदर जो है वो आप लिखेंगे 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y। 2 जो है वो आप कॉमन लेंगे, 1/2 से आप कैंसिल करेंगे, आपको मिलेगा tan, और ये मिलेगा आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के अंदर आपने फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला है आपके पास x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। tan और tan इनवर्स जो है वो एक तरह से कैंसिल कर देंगे हम। ये जो हम बोलते हैं ना बेटा कैंसिल कर देंगे, ये ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं होता जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 और 2 आ जाए तो कैंसिल हो जाता है। इसको जस्ट दिमाग में जब कभी भी बोला जाए या जब कभी भी आपके दिमाग में आए ना, तो अपने दिमाग को वहीं रोकना और सोचना कि हाँ इस पर्टिकुलर केस में ये कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन हमेशा नहीं होंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो गया। और बस इसी के साथ में जो है ये 13 तक के हमारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन जो है इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए आपको x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ये जो साइन है इसको दूसरी तरफ लेकर चल देते हैं, मतलब हमें जो मिलेगा वो मिलेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 आपको क्या देता है, साइन इनवर्स 1 आपको देता है पाई/2। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा पाई/2। आपको यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ना है, यहाँ पर कॉस इनवर्स x को हम लेफ्ट में रख देते हैं, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 ये ले लेते हैं। ये आपको क्या देगा, आपको ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा जी। पाई/2 ये आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन कॉस इनवर्स x, ये आपका पाई/2 होता है। तो अगर मान लो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x कहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा आपको, कॉस इनवर्स x मिल जाएगा ना। तो यही चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आपको पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 क्या देगा, ये आपको दे देगा कॉस इनवर्स 1/5। दोनों तरफ अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/5। और बस यही आपका आंसर होगा। 15 क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल। हमारे पास फॉर्मूला जो है वो यूज होगा इसके अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। ये हमारे को क्या देगा, ये हमारे को देगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो सिर्फ यही फॉर्मूला जो है वो आपने ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है वो इसको जरा रब कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए बेटा जी इस क्वेश्चन में।
तो यहाँ पर अब क्या करना है, हमने 15 क्वेश्चन में जो भी हमारे को एक्सप्रेशन दिया हुआ है जस्ट वो वाला एक्सप्रेशन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे को एक्सप्रेशन दिया हुआ है जी tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये हमारे पास जो फॉर्म है मैंने आपको पहले ही बता दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्म है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास tan इनवर्स, यहाँ पर हमारे पास x माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, ये आ गया। और राइट हैंड में हमारे पास पाई बाई 4 जैसा है वैसा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो tan इनवर्स है इसे तो लेकर चले जाते हैं राइट में, जो कि हमारे को tan पाई बाई 4 दे देगा। और बाकी जो ये पॉलिनोमियल है इसको हम लेफ्ट हैंड पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू प्लस में हमारे पास x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू और अपॉन में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर। नीचे हमारे पास जो है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ये कैसे आ गया, सीधा ये जो है इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो सीधी सी बात है वो वन जो है वो मल्टीप्लाई होकर ये ही देगा। और ऊपर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसके अपॉन में आपको बता ही रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर जो है वो आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस फोर और ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस फोर नेक्स्ट स्टेप में हम कैंसिल कर देंगे। अभी के लिए जो है वो जो हमारा tan इनवर्स आया था राइट में वो लिख देते हैं। ये हमारे को यहाँ पर देगा tan पाई बाई 4। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो हमारे को यहाँ ऊपर मिलेगा बेटा जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू और यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू और अपॉन में ये जो है ये तो हम कैंसिल कर ही चुके हैं। हमारे पास अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल ही हो रहा है, माइनस फोर माइनस माइनस वन तो हमारे को क्या देगा, ये माइनस थ्री दे देगा। इसको जरा क्लियरली लिख देता हूँ मैं थ्री को। और यहाँ पर tan पाई बाई 4 हम जानते ही हैं ये हमारे को 1 देगा। आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर ये हमारे को 2x स्क्वायर देगा। x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, माइनस टू हमारे को यहाँ पर माइनस फोर देगा इज इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 1। अगर हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे वो हमारे को मिल जाएगी 1/2 और इसे सॉल्व करके क्लियरली हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू। और इसी के साथ हमारा 15 क्वेश्चन खत्म होता है। अब जो आगे क्वेश्चन है उसमें उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज दिस एंड दिस। और तो मतलब काम वहीं का वहीं है, अगर तुम देखोगे हमने वहां पर वैल्यूज निकाल कर देनी है। ये जो वैल्यूज हैं अब यहाँ पर जो मैं आपको पूरी एक्सरसाइज में बोलता आया ना वो आपको अब समझ में आ जाएगा कि साइन इनवर्स और साइन एक्स ये कभी आपको मिले तो सीधा सीधा मत सोचो कि इसमें आपको एक्स मिलेगा, आपको डोमेन और रेंज जो है वो सोचनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो साइन इनवर्स और साइन को अगर आपने काट दिया ऐसे ही और आपने यहाँ पर 2 पाई बाई 3 लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जी साइन इनवर्स की अगर आपको रेंज पता हो तो वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 होती है क्लोज इंटरवल में। अब कई बार क्या होता है कि बच्चों को ये वाली चीज समझ में नहीं आती कि ये जो हमारा 2 पाई बाई 3 है ये इसके बीच में आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए बेटा जी बहुत ही सिंपल सा एक तरीका है, वो क्या है, इसको डेसिमल में ले लो। 2/3 जो है वो आपका 0.67 पाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपके पास 0.5 पाई हो गया और ये आपके पास 0.5 पाई हो गया। तो माइनस 0.5 पाई और 0.5 पाई इसके बीच में आपके पास 0.67 आएगा, नहीं आएगा। ऑब्वियस है 0.67 आपके राइट हैंड साइड पे आएगा, 0.5 के बाद आएगा ना। तो ऐसे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो वहां पर साइन इनवर्स के डोमेन के अंदर ये वाली वैल्यू आ ही नहीं रही। मतलब साइन 2 पाई बाई 3 जो है हमारे पास वैल्यू है वो साइन इनवर्स के डोमेन में लाई नहीं करती। अब करें कैसे, बात ये है। तो करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जरा 11th में चलते हैं। अगर आपको यहां पर साइन 2 पाई बाई 3 मिल जाता है और अगर आपको कहा जाए कि इसे आपने वहां पर सीधा सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल में देना है तो आप क्या करते थे, यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन इनवर्स
और 2 पाई/3 अभी हमने देखा ही है 0.67 पाई होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पाई-पाई/3। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास साइन इनवर्स और यहाँ पर साइन पाई/3 आ जाएगा। अब कोई पूछेगा कि अगर पाई माइनस कहाँ गया, तो बेटा जी 11th वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक पॉजिटिव साइन, ये साइन और साइन कंफ्यूज मत करना, पॉजिटिव साइन अगर मैं बोलूँ तो उसका मतलब ये है, और साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो तो वही है। तो पॉजिटिव साइन जो है वो आता है, तो पॉजिटिव साइन तो आप लगाओ या मत लगाओ यहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो मिलेगा क्या, हमारे को इस तरह से हमारे को आंसर में मिलेगा सिर्फ पाई/3। और यही चीज आपको नेक्स्ट में सोचनी है। यहां पर भी अगर आपने सीधा सीधा 3 पाई/4 आंसर जो है वो दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? अब टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स जो है उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज -पाई/2 से पाई/2 होती है। तो आपको इसी के बीच में आंसर देना है। अब फिर से वही सोचते हैं, पॉइंट में लेकर 0.5 से लेकर आपके पास 0.5 पाई इसके बीच में होना चाहिए। 3/4 क्या होता है, 0.75, तो इसका मतलब इसके राइट में आएगा, इसके बीच में तो नहीं आएगा। तो हम आंसर सीधा सीधा वहां पर 3 पाई/4 नहीं दे सकते। ठीक है जी। अब 11th का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर टेन इनवर्स, और ये जो हमारे पास है टेन, इसको हम ऐसे ले लेते हैं। 3 पाई/4 ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ये देखो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है, ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ बेटा जी कि 11th वाले कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको क्लियर हो। और अगर मान लो क्लियर नहीं है ना बेटा, तो मेरे हिसाब से देखो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। 11th की कोई ना कोई क्लास जिसके अंदर मैंने ये वाली चीज़ एक्सप्लेन करी है, और मैंने क्या बेटा जी, आपको जो भी टीचर पसंद है, आप जिसके भी एक्सप्लेनेशन से खुश हैं, आप उसके 10-15 मिनट का वो वाला लेक्चर देख लो। यूट्यूब है सबसे बेस्ट, इसका फीचर यही है बेटा जी, फ्री एजुकेशन। भाई बकवास तो देख बहुत है बेटा इसके अंदर, अगर यूट्यूब में जाएंगे हम तो जितनी बकवास सुननी है, जितना हमने देखना है सब देख सकते हैं। लेकिन जो इसका प्राइम फीचर है ना, वो एजुकेशन अगर लेके चलोगे तो बेटा जी फ्री एजुकेशन, मतलब जो होनी ही चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर मिल रही है। क्या प्रॉब्लम है, आप 10 मिनट आराम से लगा लो और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अब यहाँ पर बच्चे जो हमारे पास 3 पाई/4 है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट का ही हम यहाँ पर पाई-पाई/3 लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया। और पाई/3 नहीं, हमारे को पाई/4 लेना होगा, क्योंकि 3 पाई/4 बनाना है हमने। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन नेगेटिव होता है, तो हमें यहाँ पर जो है वो टेन इनवर्स -10 पाई/4 जो है वो मिल जाएगा। नेगेटिव, अगर टेन इनवर्स में कभी भी नेगेटिव एंगल होता है तो हम क्या करते हैं, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो लेना पड़ेगा, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1 में किया है। तो माइनस हमने बाहर ले लिया, बाकी हमारे पास टेन इनवर्स 10 पाई/4 हमारे को मिल गया। अब टेन इनवर्स और टेन जो है इसको हम हटा सकते हैं, सीधी सी बात है, -पाई/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हमारे को 11th का पता है, उसको हम 12th के कॉन्सेप्ट के साथ में मिला देंगे ना, तब हम ये कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट रट्टाफिकेशन वे में चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। ठीक है। 18th क्वेश्चन जो है इसमें हमारे को tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। जो साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स है, इन्हें हम आपस में तो ऐड कर नहीं सकते, तो हमारे लिए सबसे इजी वे क्या रहता है कि हम साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। जैसे नॉर्मल स्टेट फंक्शंस में होता है ना कि हम हमेशा साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर सबसे इजी हमारा जो फंक्शन होता है वो टेन इनवर्स होता है, क्योंकि इसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बाकी फॉर्मूले जो हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेन इनवर्स और टेन इनवर्स जो है इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये तो सीधा सीधा हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स जो होता है बेटा वो कॉट इनवर्स 1/x होता है। तो यहाँ तो हम स्ट्रेट अवे कर लेंगे, सीधा सीधा 2/3 हमारे को नजर ही आ रहा है टेन इनवर्स में। जो साइन इनवर्स है उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम सबसे पहले लेट करते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब जो हमारे को कॉस थीटा है उसका फॉर्मूला पता ही है, वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 - साइन स्क्वायर थीटा।
अगर मान लो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास 3/5 का स्क्वायर लेंगे हम। अंडर रूट से बाहर निकालते वक्त ध्यान रखना सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना, क्योंकि हम जब वहां पर हमारे को बताया ही नहीं हुआ कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो हम वहां पर सीधा सीधा मान के चलेंगे कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये भी पॉजिटिव है हमारे पास, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो साइन इनवर्स का अगर डोमेन हमारा पॉजिटिव है तो हमारी रेंज जो है वो कहाँ जाने वाली है, वो 0 से 90 जाएगी। अगर मान लो ये हमारे पास पॉजिटिव है तो रेंज कहाँ तक जाएगी, 0 से 90 जाएगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे हम, ठीक है। तो 4/5 हो गया। अब जो है वो हम टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा क्या आएगा आपका, टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा आपको 3/5 लेना है, कॉस थीटा 4/5 आपने लेना है। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, 3/4 मिल गया, ठीक है। अब टेन थीटा का अगर आपको 3/4 मिल रहा है तो इससे आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ गई, टेन इनवर्स 3/4, ये वैल्यू आ जाएगी। थीटा आपने क्या लिया था, साइन इनवर्स 3/5, मतलब ये पूरा थीटा लिया था ना आपने, और आपको ये क्या मिल गया, टेन इनवर्स 3/4 मिल गया। तो यहाँ पर आप सिंपल इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और इसको जो है वो आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप आराम से ये समझा सकते हो कि साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू टेन इनवर्स 3/4 होती है, ठीक है जी। अब जो हमारे पास मेन फंक्शन है, जो मेन एक्सप्रेशन है जिसको सॉल्व करना है, उस पर चलते हैं। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा टेन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम यहां पर लिखेंगे टेन इनवर्स 3/4, और कॉट इनवर्स 3/2 की जगह हम लिखेंगे टेन इनवर्स 2/3। जो फॉर्मूले हैं वो आप मेंशन करोगे, और जो इक्वेशंस हैं वो आप मेंशन करोगे कि हाँ कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया जो कॉट इनवर्स चेंज हो गया, और कौन सी इक्वेशंस आपने यूज करी जो आपका साइन इनवर्स चेंज हो गया। अब जो हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वो यूज कर लो। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टेन इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में 1 माइनस 3/4 2/3, और इसको अगर मान लो हम सॉल्व करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, टेन ऑफ टेन इनवर्स, सिंपल कैलकुलेशन है, 3 3 9 4 2 8, तो हमारे पास 17 जो है वो आ गया ऊपर, 17/12, और नीचे 12 जो है वो एलसीएम लोगे तो 12 माइनस 6 अपॉन 12, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, टेन ऑफ टेन इनवर्स 17/6। सीधी सी कहानी है, आपको क्या आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर, 17/6 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका 18 क्वेश्चन हो गया। 19 क्वेश्चन में फिर दोबारा से वही प्रवचन बेटा जी, कॉस इनवर्स कॉस एक्स अगर देखते हो तो सीधा सीधा एक्स मत लिखा करो, पहले जो है वो डोमेन और रेंज देखा करो बच्चे। अगर हम यहाँ पर डोमेन रेंज के हिसाब से चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो 7π/6 है। अगर हम यहाँ पर 7π/6 आंसर देंगे तो वो तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो एंगल है ये हमारे पास 0 से पाई इसके बीच में नहीं आता बेटा, जो कि हमारी वहां पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, उसके हिसाब से रेंज हमारी 0 और पाई के बीच में रहनी चाहिए कॉस इनवर्स की। तो फाइनल आंसर तो 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। अब करें क्या, करेंगे वही जो हम पहले करते आए हैं। हमारे को क्या करना है, यहाँ पर कॉस इनवर्स को तो टच ही नहीं करना, पहले जो है कॉस 7π/6 जो है इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 7π/6 अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो इतना समझ लो बेटा जी कि आपके पास जो क्वाड्रेंट्स होते हैं ना वो 0 से लेकर 0.5 पाई, 0.5 से लेकर 1 पाई, 1 से लेकर 1.5 पाई, 1.5 पाई से लेकर 2 पाई। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो बेटा जी तो 0 से लेकर π/2, π/2 से लेकर पाई, ये तो खैर पता ही होता है सबको, ये रट्टा होता है, लेकिन इसके बीच में किसी एक एंगल को स्पॉट करना ये इतना इजी नहीं होता बच्चे। इसीलिए मैं डेसिमल जो है वो वाला सिस्टम आपको हमेशा बताता हूँ। डेसिमल सिस्टम में बहुत ईजी है। क्यों ईजी है, 7π/6 आएगा, कितना आएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका 1.1 समथिंग। तो 1.1 समथिंग आ गया तो आपको पता चल गया ना 1 और 1.5 के बीच में है, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो आप लगा दोगे, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। बाकी आपके जो मतलब π/2 वगैरह वाले ड्रामे होते हैं, लेकिन जो भी चीज़ आप कंफर्टेबली कर सकते हो ना, 11th में आप कर चुके हो, तो कोई भी फंडा यूज करो, लेकिन मैथ्स के साथ में पंगे तो ले नहीं सकते, मैथ्स जो कहेगा उसके हिसाब से चलना है ना हमने। तो अब यहां पर हमारे को कॉस पाई प्लस π/6 ले लेना है। क्यों,
भाई अगर मान लो हमारे को कोई बोले 5 तो 3+2 लिखने में तो मैथ्स कभी बुरा नहीं मानता ना, तो हमने वही किया है 7 पाई/6 को पाई प्लस पाई/6 लिख लिया थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब क्या मिलेगा हमारे को, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस यहाँ पर मिल गया, और कॉस जो है वो हमारे को इस तरह से पाई/6। जो हमारा ये पाई प्लस है ये कहाँ जाता है, ये 11th में आपको समझाया गया था, पाई प्लस जो है वो आपको नेगेटिव साइन देके खत्म हो जाएगा, तो आपको ये मिल गया। अब कॉस इनवर्स का सोचो और यहां पर ये नेगेटिव साइन का सोचो। जब कभी भी ये नेगेटिव हमारे को कोई वैल्यू मिलती है तो कॉस इनवर्स में आप कहां जाते हो, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपके पास आंसर जो है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/6 ये आ गया। अब ये कॉस इनवर्स और कॉस जो है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब जो आपके पास पाई/6 आ रहा है वो 0 और पाई के बीच में है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई/6। तो यहां पर हमारा बी आंसर है। और अगर आप थोड़ा सा भी इसमें जल्दीबाजी करते हो ना बेटा जी, तो आपका आंसर या तो ए आता है या डी आता है, जो कि दोनों के दोनों गलत होंगे। अब 20th क्वेश्चन में चलते हैं। 20th क्वेश्चन हमारे को यहाँ पर क्या कह रहा है जी, यहाँ पर एक एक करके जस्ट वैल्यूज जो हैं उनके बारे में सोचो और कुछ नहीं है। सबसे पहले ये जो वैल्यू है इसके बारे में सोचो, बाकी हम बाद में सोचेंगे। तो हम यहाँ पर जो है बाकी वैसे का वैसा लिख देते हैं, ये पाई/3 इसे वैसे लिख दिया। यहाँ पर सिर्फ साइन इनवर्स -1/2 इसके बारे में सोचना है हमने। साइन इनवर्स माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, चौथा, मतलब एंगल नेगेटिव थीटा। नेगेटिव थीटा जो है चलो ले लेंगे जी, ये हमने नेगेटिव जो है वो पहले ले लिया। अब थीटा, थीटा क्या है, थीटा साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, वो होती है पाई/6 पे, तो ठीक है ये ले लो। अब यहां पर साइन आपको मिल गया पाई/3 प्लस पाई/6। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं पाई/3 और पाई/6 को, तो हमारे पास यहाँ पर 2 पाई प्लस पाई ये आ गया, मतलब 3 पाई/6 आ गया, कुल मिला के पाई/2 आ गया। साइन पाई/2 क्या होता है, 1, और ये रहा हमारा डी आंसर। ठीक है जी। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर जो हमारे को दिया हुआ है जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स √3, इसमें तो टेंशन लेनी ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो सिर्फ हमने सोचना है tan √3 कब देता है, वो आपको देता है पाई/3 पे, तो ये तो आपके पास हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो हमारे पास माइनस और कॉट इनवर्स नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होता है तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, पाई माइनस करना पड़ेगा। चलो जी कर दिया। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद सिर्फ पॉजिटिव जो वैल्यू है वो बचेगी, मतलब √3, ये हमने सोचनी होगी। अब √3 वैल्यू होती कब है उसकी बात, तो बाकी जो है उसको वैसे का वैसा लिख देते हैं, और कॉट की वैल्यू √3 जो है वो अब यहां पर लेकर लिखते हैं पाई/6, क्योंकि कॉट 6 पाई/6 मतलब कॉट 30, ये आपका √3 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास पाई/3 आ गया, और यहां पर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 5 पाई/6 आ गया। अगर हम यहाँ पर 2 पाई माइनस 5 पाई मतलब एलसीएम ले रहे हैं अपॉन में 6, तो हम देखते हैं -3 पाई/6 आ गया। सॉल्व करोगे तो -पाई/2 हमारा आंसर है, जो कि हमारा बी है। और इसी के साथ में बेटा जी हमारा 21 क्वेश्चन खत्म। 21 खत्म होते के साथ ही हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म। इसमें जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था बेटा जी, ये पुरानी बुक जो आपकी पहले वाला सिलेबस है ना, उससे लिए हुए क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस थोड़े से एक्स्ट्रा थे, और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं 100% श्योर हूं कि आपकी हेल्प पक्का पक्का करेंगे। भला ही वहां पर वो आपको 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिले हैं, वो 8 क्वेश्चन आप एक तरह से ये मान लो कि आपके एग्जाम्पलर के हो गए, क्योंकि थोड़े से वो हाई लेवल थे, और जस्ट थोड़े से हाई लेवल थे, उसी कारण से वहां पर जो एनसीईआरटी है उससे उसको हटा दिया गया, जो कि मेरे हिसाब से तो देखो गलत है। लेकिन मैं कोई सॉलिड मैथमेटिशियन तो हूँ नहीं जो मेरी कोई से होगी इस मैथमेटिकल कम्युनिटी में, जो आपका कोई सिलेबस चेंज होने वाला है। लेकिन बेटा जी एक्स्ट्रा क्वेश्चन से कभी मत डरो, सिर्फ यही बोलूँगा। और प्रवचन मैंने थ्रू आउट पूरे वीडियो में बहुत सारे दे दिए हैं, तो अब मैं ज़्यादा प्रवचन पे नहीं जा रहा। सिंपल, अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे विद मी। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो पता नहीं अभी मैं बीच में दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, तो उसके लिए मैं कोई भी इस वीडियो के अंदर कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, वीडियोज़ जो हैं वो मैं लगातार आपके अपलोड करता रहूँगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना बेटा जी, अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो फिर मैं वो वाला पहले बना दूंगा। और बस इसी के साथ बेटा जी इस वीडियो के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।